नमस्कार। आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बकॉडियो पर। साहिबान मेहरबान कदरदान, खोलता हूं अपनी कहानियों की दुकान। मैं हूं आपका दोस्त जयेश। कहानी का शीर्षक है 10वीं फेल और इसके लेखक हैं अजय राज सिंह। पिछले अध्याय में आपने सुना पिंकी जी से मुलाकात के बाद अब उनके मैसेज आना शुरू हो गए हैं और बबलू शुक्ला की रातों की नींद उड़ चुकी है। शायद बबलू भैया को पिंकी जी से प्यार होने लगा है। अब आगे अध्याय 7 चक्रवर्ती ब्याज। हर रोज ठीक 7:36 पर एक हाथ में पूजा की घंटी और दूसरे हाथ में दिया लेकर अम्मा पूरे घर का चक्कर लगाते हुए हमारे कमरे में दाखिल होती है। चूंकि इस घटनाक्रम का उद्देश्य हमको जगाना नहीं होता है, हमारी ओर से किसी आपत्ति का कोई सवाल ही नहीं है। कोई आपत्ति होती भी तो जैसे अम्मा मान जाती। पूरे दिन में यही एक समय है जब सही मायने में नींद का आनंद आता है। हाँ, सच कह रहे हैं, आधी खुली नींद में जब और सोने को मिल जाए, इससे बड़ा और कोई सुख नहीं है। पर आज की कहानी का सीन थोड़ा बदल गया था। इतना बदल गया था कि ना तो रात में नींद जल्दी आई और ना सुबह वो सुख मिल पाया। नींद न आने का कारण तो जग जाहिर है। सुबह दिक्कत ये आई कि 7 बजे ही प्रकाश और डब्लू हमारे घर आ धमके। भैया उठ जाओ। प्रकाश हमारे मुंह से रजाई हटाकर बोला। कभी बस यूं ही बिना कारण किसी का मुंह तोड़ने का मन हुआ है। ऐसा नहीं था कि हमको किसी ऐसे सपने से उठा दिया गया हो जिसमें हम ही भगवान थे। पर क्या है कि खाने के बाद अगली जो चीज हमको प्यारी है, हमारी नींद, उसमें विघ्न पड़ चुका था। अधूरी सी नींद, और उस नींद के अधूरे रह जाने का गुस्सा लेकर हमने अनमने ढंग से कहा, कोई कमी है का बे तुमको? यहां पर मान लिया जाए कि प्रकाश को उसके कृत्य के अनुरूप 2-4 उचित गालियां मिल गई थी। अरे नहीं, वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। उससे एक लेवल ऊपर जाना होगा। हाँ, ये ठीक है। हमको नहीं, आपको कमी है। हमारा मतलब है कि हो जाएगी अगर जल्दी नहीं उठे तो। हाँ, प्रकाश हड़बड़ी में बोला, जो अभी तक हमको एक बेहुदा मजाक लग रहा था। प्रकाश की लगभग घबराई आवाज सुनकर किसी समस्या सा प्रतीत होने लगा। अभी अभी बीते 6 सेकंड में हमारा गुस्सा लगभग खत्म हो गया था। थोड़ी झुंझलाहट बची थी, पर गुस्सा हमारे ध्यान के साथ कहीं और ही निकल चुका था। इंसान का दिमाग एकदम क्लियर होना चाहिए कि उसको जीवन में क्या चाहिए। बाकी क्या फर्क पड़ता है कि जमाने में क्या हो रहा है और क्यों। यह संदर्भ था उस प्रसंग और व्याख्या के लिए जो आगे हम डब्लू की करने वाले हैं। जब हम उठे तो पता पड़ा कि प्रकाश भरी सुबह हमारे पास अकेला नहीं आया था, डब्लू भी था साथ में। पर इस घटनाक्रम के बीच कमरे में दीवार से सट कर रखी कुर्सी पर आराम से बैठ डब्लू भाई साहब ठंडी दही के साथ पराठे का मजा ले रहे थे, अपनी ही दुनिया में मस्त। वैसे भी वो कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। बेचारा ज्यादा सोच नहीं पाता है ना, तो अक्सर जितना भी जीवन नजरों के सामने होता है, उतने में जो भी सबसे जरूरी काम हो करने लगता है। इस पर अम्मा का लाड प्यार अलग, तो प्रोग्राम चल पड़ा। या तो सीधे सीधे बोल दो क्या हुआ है, या तो तुम भी पराठे लील कर निकलो यहां से, हमने प्रकाश से प्यार से कहा। किसी का ध्यान नहीं गया तो साफ कर दें, यहां पर प्यार व्यंग्यात्मक रूप में प्रयोग किया गया है। अरे भैया, अभी बकेती का टाइम नहीं है, प्रकाश बोलने लगा। सुन लो, समझ लो, चाहे तो लिख लो कहीं। शाहिद भाई का फोन आया था, पटेल बाबू पर इंक्वायरी बैठ गई है। 4 दिन से अफसर लोग बैठे हैं उनके दफ्तर में। बाहर से कोई टीम भी आई है। उनका पूरा ऑफिस सिर पर ले रखा है उन लोगों ने। गलती से अपनी कोई फाइल हाथ लग गई तो
जय सिया राम। बस जैसा अभी अभी सबको अचानक लगा, वैसी ही व्याकुलता हम में भी जागी थी। वो जो फिल्मों में हीरो के पास विलन का फोन नहीं आता है कि हीरोइन को अगवा कर लिया गया है, सलामती चाहते हो तो खुद को हमारे हवाले कर दो, वगैरह वगैरह। बस हमारे कान वैसे ही सुन्न पड़ गए थे। हमारी हीरोइन श्री चमन पटेल एक हिसाब से अगवा हो ही गई थी और इस फिल्म में विलेन का किरदार निभा रही थी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जांच कमेटी। हम तो प्रकाश को समझा रहे हैं कि टेंशन की बात नहीं है। पीछे से डब्लू आखिरी कोर घटक कर बोला, हमारे हिसाब से इस बात का धंधे पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब कोई पटेल बाबू के माथे ही थोड़ी ना बैठे हैं यहाँ, बहुत काम है हमारे पास। साल का एक आधा ठेका चला भी गया तो क्या, इतना लोड थोड़ी लेंगे। भोलेपन और बुद्धिहीनता के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है। कभी कभी तो समझना मुश्किल हो जाता है कि इंसान इस पार खड़ा है या उस पार। हम और प्रकाश तो इसी बात से चकित थे कि डब्लू को ये काहे नहीं समझ आ रहा कि बात सिर्फ आज से आगे की नहीं है। अगर फाइल खुली तो जो कार्यक्रम पीछे हुए हैं सब चौपट हो जाएंगे। रिश्वत देने से लेकर धोखाधड़ी तक सारे इल्जाम लग जाएंगे। अरे धंधे का जो होना है वो तो होता रहेगा, इज्जत की जो 12 बजेगी उसका क्या। शाहिद भाई ने कुछ और कहा क्या? हमने प्रकाश से पूछा। कह रहा था मिल लेते तो अच्छा रहेगा। आज ही चल लेते हैं, फिर शहर जाना ही है, दफ्तर होते हुए चल लेंगे। दफ्तर नहीं, प्रकाश उत्तेजित हो उठा। दफ्तर में ही तो अफसर गात लगाए बैठे हैं। शायद कह रहा था कहीं और मिल लेंगे, एक बार पता तो चले कि मामला क्या है और कितना गंभीर। तय किए स्थान पर जब हम तीनों पहुंचे, चमन बाबू अपने असिस्टेंट शाहिद के साथ पहले से ही आए हुए थे। पहले की मुलाकातों में चमन बाबू के चेहरे पर जो कुटिलता और चांद सी चमक नजर आया करती थी, वो आज किसी विहर के लिए निकली मालूम पड़ रही थी। टेबल पर 2 चाय रखी थी, ठंडी होती हुई। देश में जो चाय के उपासक हैं, उनके लिए संवैधानिक चेतावनी है। उनको आगे के कुछ शब्द विचलित कर सकते हैं। चाय के ऊपर का हिस्सा जितना गाढ़ा हो गया था, उससे 2 बातें साफ थी। एक तो ये कि उस चाय को उस टेबल पर उपेक्षा के अलावा और कुछ नहीं मिला, और दूसरा ये कि हमको आने में जरा देर हो गई थी। अरे यहां कहां बुला लिया? प्रकाश सामने आते ही बोला। दरअसल जिस जगह पर अभी हम सब थे, उस जगह का नाम था डड्डन की टपरी। बाहर से देखने पर साधारण सा देसी अड्डा, चाय सुट्टा उड़ाने का। थोड़ी गहराई में जाकर बात करें तो टीन के बाड़े की आड़ में खड़ा दिखता है टपरी का मालिक डड्डन। उसके सामने होती है उबलती हुई चाय, और सिर के 2 फीट दूर टंगा दिखता है एक पीला बोर्ड, जिसमें लिखा हुआ है चाय फुल 10 रुपए, कट 5 रुपए। इस पूरे संसार में जिक्र कर दी गई संपत्ति के अलावा एक टेबल नजर आती है, जो खुद इतनी जर्जर हो चुकी है कि अब धरती में विलीन हो जाना चाहती है। उसी से सटकर गिनती की 4 कुर्सियां भी रखी होती है, जिनमें से तीसरी का चौथा पैर बाकी तीनों से 2 इंच छोटा होता है। कोई भी साधारण समझ और इस जगह की खास परख रखने वाला इंसान इस पर बैठता नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि इस कुर्सी का ये पाया तब से टूटा हुआ है जब से इस टपरी का उद्घाटन हुआ था। नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं था हमारे लिए ये दृश्य वृत्तांत जाहिर करना। डड्डन कोई फूफा नहीं है हमारा, पर बात ऐसी है जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, सच्चाई है। टपरी के बाहर का सीन बिल्कुल चुनावी वादों की तरह एक छलावा है, उस झूठ की तरह जो किसी सच को छुपाए रखने के लिए सच मान लिया गया हो।
यहाँ पर असल कार्यक्रम तो बगल की सीढ़ी से एक फ्लोर नीचे जाने पर होते हैं। जिस फ्लोर का जिक्र अभी अभी छिड़ा है, हर किसी को उसकी जानकारी नहीं है। वो तो लोगों को नीड टू नो बेसिस पर ही दी जाती है। इतनी इंग्लिश, अम्मा कसम हम तो लिखते लिखते शर्मा रहे हैं। पर अब जो यहां वहां से हल्का हल्का सीख गए हैं, कहीं तो निकलेगा। ये वो जगह है जहां शहर के सभी नॉनवेज पंडित दुनिया से छुप छुप कर अंडे और चिकन उड़ाते हैं। वो जगह जहां ड्राई डे पर भी सूखा नहीं पड़ता। यही वो जगह है जहां सरकारी अफसर अपने खास मित्रों से मिलते हैं और लक्ष्मी जी की सेवा, अर्चना, उपासना इत्यादि करते हैं। सरकारी दफ्तर तो बस एक ढोंग है, बिल्कुल उस खींच की आवाज की तरह जो शादियों में फोटो वाले भैया बच्चों के सामने फ्लैश चमका कर बोलते हैं। इसी जगह सब वादे होते हैं, यहीं सब टेंडर पास होते हैं। यही जगह साक्षी है इस शहर के विकास से लेकर विकास होते होते रह जाने तक का। सरकारी भवन से ज्यादा दूर न होने के कारण यह स्थान पूरे जिले में होने वाली ऐसी सभी गतिविधियों का केंद्र बना रहता है। जहां सब कुकर्म किए वहीं बुला लिया। डब्लू अपनी असहजता जाहिर करते हुए बोला, मरवाओगे सबको? अरे तो और कहां जाएं? चमन पटेल अपने चमकते सिर पर लुढ़कते हुए पसीने की बूंद पोंछकर कुछ घबराई हुई आवाज में बोला, अब तो लगता है कि घर पर भी जासूसी लगा दी है इन लोगों ने। यहां पर कम से कम अपने ही लोग हैं। क्या स्थिति है? जगह संभालते हुए डब्लू बोला, फिलहाल तो नाजुक है। शाहिद भाई टेबल के उस पार से बोले। चमन बाबू ने भी सिर हिलाकर शाहिद के इस अंदाजे को सराहा। साल दर साल कभी योजनाओं के नाम तो कभी विकास कार्य के नाम चमन पटेल और साथी अफसर पूरे जिले का भार उठाते चले आ रहे थे। ये अलग बात है कि ये पूरा का पूरा भार हजार हजार के कड़क नोटों का ही है। क्या सड़क और क्या पुल। साहब के टेबल से पास हुए सभी बिलों में घपला है। अब दिक्कत ये नहीं है कि जांच में कोई धांधली सामने ना आ जाए, दिक्कत तो ये है कि कितनी और कौन कौन सी। चमन बाबू की दिक्कत अगर यहां खत्म मान भी ली जाए तो दूसरी समस्या ये है कि अब कौन कौन सा सनम साथ में डूबेगा। तो कोई प्रोजेक्ट अफसरों के हाथ तो नहीं आया? हमने पूछा। ऊपर ऊपर से तो सभी देख लिए हैं, अब कौन जाने किस फाइल में साहब की आंख फटकी थी। शाहिद भाई बोले, मुझे लगता है कि सड़क वाले सारे प्रोजेक्ट ऑडिट में आ जाएंगे। चमन बाबू चिंतित मुद्रा में बोले, क्या लगता है? डब्लू ने सवाल किया। कुछ ले देकर मामला नहीं निपटेगा? सक्सेना साहब हैं कमेटी के हेड। पटेल बाबू बोले, रिकॉर्ड तो क्लियर है उनका, मुझे नहीं लगता कि ऐसे बात बनेगी। और वैसे भी अगर ऐसा कुछ होना होता तो उनकी तरफ से पहले दिन से ही इशारे होने लगते। कुछ अफसर खुद न भी खुलकर बोल पाए, अपने स्टाफ से कहलवा देते हैं। यहां तो सब सुन सपाटा है, मानो लक्ष्मी जी से कोई मोह ही ना हो। तो स्टाफ से पता चल सकता है। प्रकाश बोलने लगा, स्थिति कितनी गंभीर है और मामले को दबा देने की कोई गुंजाइश है या नहीं। सरकारी विभागों में अफसरों की जैसी भी बनती हो, हमने कहा, पर उनके स्टाफ एक दूसरे से बराबर भाईचारा निभाते हैं। क्यों शाहिद भाई, क्या कहते हो? शाहिद भाई की नजर हम पर आ रुकी और बाकी सबकी शाहिद भाई पर। समझ सबको आ गया था कि हम क्या कहना चाह रहे थे। बात तो हम कर सकता हूं, शाहिद भाई बोले, पर हवन करने के चक्कर में कहीं हाथ न जल जाएं।
कई बार स्टाफ के लोग अपने अफसर से कुछ ज्यादा ही सगे होते हैं। चमन बाबू और शाहिद की नजर एक दूसरे पर पड़ी। चमन बाबू उसे देखते हुए गर्व से मुस्कुराए। क्या पता कभी शोले में ठाकुर रामलाल को देखकर ऐसे मुस्कुराया होगा या नहीं। शाहिद भाई आगे बोले, कमेटी का स्टाफ क्या पता कैसा हो, कहीं ऊपर चुगली कर दी तो। पता चला इधर से मैं बात छेड़ूं और उधर सक्सेना साहब चिढ़कर चमन बाबू की। नहीं नहीं नहीं, कोई बात मत करना तुम। डब्लू बीच में ही बोल पड़ा, अब कोई लेन देन नहीं होगा। 4 दिन हो गए हैं, अगर कुछ होना होता तो हो जाता। हमको तो चमन बाबू का शनि भारी नजर आ रहा है। अब तो ये सोचो कि अगर सच में निपट गए तो क्या करेंगे। पुरानी हिंदी फिल्मों के चाहने वालों को दिल की गहराइयों तक पता है, जहर को जहर ही काटता है। और क्या, हर तीसरी फिल्म में तो है ये डायलॉग। लिखने वाले लिखकर चले गए, हीरो के चाचा ने डायलॉग मार भी दिया, पर क्या सच में? शायद नहीं। यूं तो लेन देन के हत्थे चढ़े पटेल बाबू ले देकर निकल जाने चाहिए थे, पर कहां। अब अगर फिल्म की कहानी होती तो कहीं ना कहीं से तो निकाल लाते, लेकिन नहीं। अब नसीब में अगर लगना ही लिखा है तो लगने दो। अब जिस संभावित दुर्गति से पटेल बाबू जूझ रहे थे, सच कहें तो वो उनका खुद ही का ही चुना हुआ था। अब चादर के बाहर पैर फैलाओगे तो ठंड तो लगेगी ही। और ऐसा नहीं है कि इन सब में हमारी कोई भागीदारी नहीं है, पूरी पूरी भागीदारी है। पर क्या करें, हम ना करते तो कोई और करता। कुछ आधे एक घंटे इसी तरह खुद के फिजूल सुझाव दूसरों को सुनाते हुए और दूसरों के फिजूल सुझाव सिरे से नकारते हुए निकल गए। हो सकता है कि हम सब उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो हमसे किसी ने पूछा ही नहीं था, या अगर पूछा था तो उसका जवाब पहले से ही तय था। चमन बाबू बेचारे हैं बड़े सज्जन आदमी। हमको तो उनके अंदर लक्ष्मी भोग के अलावा और कोई अवगुण नजर ही नहीं आता। हाँ, कभी कभी जरूरत से ज्यादा बोल देते हैं, पर इंसान अच्छे हैं। दिल काफी छोटा है उनका, पर मुस्कुराते बड़ा अच्छा है। अब सरकार ना बदलती होती तो सब कुछ सही था। नई सरकार आने के बाद कुछ एक्शन तो दिखाना पड़ेगा ना। सरकारी कामकाज भी बड़े अलग ढंग से होते हैं। डिपार्टमेंट की सफाई के नाम पर बीच बीच में कोई न कोई साफ होते ही रहता है। और ऐसा नहीं है कि कोई खुद दूध का धुला हुआ हो। चपरासी से लेकर बड़े बड़े अफसर तक सब डकार मार रहे हैं। अब खाया भी कम थोड़ी ना है। मजाल किसी ने कभी कोई फाइल बिना हरे रंग के दर्शन की आगे बढ़ाई हो। अरे हमने तो सुना है कि अपशगुन मानते हैं। सब ने किया है भैया, सब आगे भी करेंगे। 100 में से एक चमन पटेल की बलि भी चढ़ाई जाएगी, पर यह परंपरा चलती रहेगी। सरकारें आएगी और जाएगी। अरे कितनी तो आकर चली गई, बस ऐसे ही, और कुछ नहीं बदलेगा। अंततः इस आपातकालीन मीटिंग के 2 नतीजे निकले। पहला, चाय ठंडी होने से पहले पी लेनी चाहिए, और दूसरा, चमन बाबू के शनि को कोई मंगल नहीं बचा सकता। या ये कह लीजिए कि निपटना तय है। सवाल ये था कि अब साथ में कौन कौन निपटेगा। अभी जैसा माहौल बन गया है, बस यहीं पर हिंदी फिल्मों में इंटरवल होता है। हम सोच रहे हैं कि हम भी गाड़ी यहीं रोक लें। तो मिलते हैं फिर इंटरवल के बाद। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बकॉडियो पर। आपको ये किताब कैसी लगी
कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।